हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 11 की थ्योरी की थर्ड पार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 11 में 2 पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि वो सब क्या होते हैं। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर set of rules and regulations adopted by accountant while preparing financial statement to bring uniformity। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है सर? हम बोले बेटे अकाउंट्स अगर बनाएंगे तो कोई रूल कोई रेगुलेशन तो होगा जो सभी लोग एडॉप्ट करेंगे। जो जितने भी दुनिया में अकाउंटेंट होंगे, जो अकाउंट्स बना रहे होंगे, वो सभी लोग कोई तो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे जिससे सभी के अकाउंट्स एक जैसे बने। तो हम बोल रहे हैं सर जो रूल और रेगुलेशन होते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए ताकि आपका अकाउंट यूनिफॉर्म आए, एकदम सही आए, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में आती है बात कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जी सर। अगला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अब बोल रहे हैं सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर। मतलब हम बोले सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो किसी न किसी आधार पे बनाए जाएंगे। कुछ एजम्पशंस होंगे जो हम लोग हमेशा मानेंगे कि ये है। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि बिजनेस जो है वो फॉरसेबल फ्यूचर तक चलेगा। मतलब जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये सोच के हम लोग बनाते हैं, एक आधार बना लिए एजम्पशंस। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इस पे बात करेंगे क्या होता है। तो हम बोलते हैं सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कुछ एजम्पशंस है जो डिफाइन कर दिए गए कि हाँ ये हमेशा होगा, ये आधार हमेशा रहेगा, जिसके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए जाएंगे। जो बिजनेस के अकाउंट से उसको उसी आधार पे बनाए जाएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? हम बोले सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर दी कस्टम और प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है सर? कन्वेंशन का मतलब होता है बेटे प्रथा, कस्टम। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन भी क्या है? हम बोल रहे हैं सर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ही पुराने समय से आज तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एडॉप्ट करती आई है कि हाँ ये चीज पहले भी ऐसे चलता था, अब भी ऐसे ही चलेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग कन्वेंशन। जैसे फुल डिस्क्लोजर, किसी भी चीज को हमें पूरा का पूरा बताना चाहिए। कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, इन सब के ऊपर बात होगा आगे। तो ये है हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कितने तरह के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? पहला एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट दिया गया एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है वो? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग लोग हैं, दोनों को आप हमेशा क्या मानेंगे? अलग मानेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बात समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीज हैं और जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग किए जाएंगे वो किसके पॉइंट से? बिजनेस के पॉइंट से, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट से। बात ठीक है? एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेसमैन जो है वो क्या है? क्रेडिटर है बिजनेस का, लेनदार है बिजनेस का, एक लायबिलिटी मानता है उसको। बात ठीक। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? हम बोले सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन बातों को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि पैसे के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सके। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस चीज को आप मनी में मेजर कर सकते हैं, पैसे में जिस चीज का मूल्य निकाल सकते हैं, सिर्फ उन बातों को ही आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चीज का रुपयों में, पैसे में वैल्यू नहीं बता सकेंगे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करेगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लाइक एग्जाम्पल लॉयल्टी, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, स्किल, ऑनेस्टी,
हम बोल रहे हैं सर किसी का ईमानदार होना, किसी का आपके प्रति लॉयल होना, वफादार होना, बहुत मेहनत से काम करना, कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करता है, तो ये सब से भी आपका बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप इसको पैसे के टर्म्स में नहीं बता सकते हैं कि कोई बता सकता है कि सर ईमानदारी कितना रुपए का है, नहीं। किसी का वफादारी कितने रुपए का है, नहीं। तो हम बोल रहे सर ये सब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों रिकॉर्ड नहीं करता? क्योंकि सर वो पैसे में उनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो बात क्लियर हो गया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। जी सर, आगे बढ़े। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनडेफिनिट। किसी भी बिजनेस का लाइफ क्या है? अनंत है। सो इनडेफिनिट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू पीरियोडिक इंटरवल। जो अनंत जीवन है बिजनेस का, उसको हम लोग क्या किए, छोटे छोटे इंटरवल में बांट लिए हैं, एक एक साल के। ईच इंटरवल इज नोन एन अकाउंटिंग पीरियड। हर इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग पीरियड, जो कि 12 महीने का होता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि सर बिजनेस का लाइफ तो अनंत है, अगर उसका लाइफ एंडलेस है तो उसका प्रॉफिट कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि मान लीजिए किसी चीज का प्रॉफिट कब निकालते हैं? जब उसका काम खत्म कर देंगे तभी तो बोलेंगे उस काम को करके कितना फायदा हुआ। जैसे एग्जांपल, हम बोल रहे बेटे हम एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लिए स्कूल बनाने का, तो स्कूल बनाने से हमको फायदा है कि नुकसान है कब मालूम चलेगा? जब हम उस स्कूल को बना देंगे तभी तो मालूम चलेगा। तो बिजनेस करके फायदा है कि नुकसान कब मालूम चलेगा? हम बोले सर जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तब मालूम चल जाएगा। तो हम बोले बेटे बिजनेस तो पता नहीं कब खत्म होगा, तो उसका फायदा निकालेंगे नहीं। हम बोले सर बिजनेस की लाइफ को क्या करिए, छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए एक एक साल में, और एक एक साल में जानिए कि हाँ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वही लिखा हुआ है बाबू। At the end of each accounting period, financial statement is prepared to know the profitability and financial position of the business. बोल रहा है हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और उससे जान जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट जो आपको बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आती है मेरी? तो ये था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हम बोले सर ऑल एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है जो भी खरीदने का ट्रांजैक्शन होगा, जो भी चीज खरीदा जाएगा वो किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? कॉस्ट में रिकॉर्ड किया। एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ गुड्स और एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। मतलब मान लीजिए हम बोल रहे सर हम एक बिल्डिंग खरीदे हैं 10,000 का, तो हम उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट में। जितने में खरीदे हैं उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे। आगे चल के उसका दाम बढ़ जाए घट जाए मतलब नहीं है, वो रिकॉर्ड कितने में रहेगा? उतने में ही रहेगा जितने में आपने खरीदा है, कॉस्ट में। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन दी मार्केट प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड। बोल रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि बाजार में उसका दाम घट जाए बढ़ जाए उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, आप उस इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इफ नो अमाउंट इज पेड टू एक्वायर एन एसेट्स। बोल रहा है अगर कोई एसेट्स, कोई संपत्ति अगर आप खरीदे हैं और उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ा है तो वो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। हम बोले हाँ सर और सही है। मनी मेजरमेंट भी यही बोलता है कि उसी बात को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी वैल्यू है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई चीज आपको मिला है जिसके लिए आप कुछ भी पेमेंट नहीं किए हैं, मतलब आपको फ्री में ही मिल गया है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अपनी मेहनत से कमाया हुआ नाम। तो हम बोले सर मेहनत से जो चीज आप करते हैं उसका करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आप उसको मेहनत से बनाए हैं, तो उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कारण रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। बात समझ में आती है? जी सर। आइए बेटे आगे बढ़े। मैचिंग कॉन्सेप्ट या इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड जो पीरियोडिसिटी पढ़े हैं उसके ऊपर ही है। ये क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दैट पीरियड। ये बोलता है आप जिस साल का प्रॉफिट निकालेंगे उस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए उस साल का रेवेन्यू जो आपको होगा, जो आप कमाएंगे सामान बेच करके,
उस साल का रेवेन्यू उस साल के एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए। ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब सर अगर मान लीजिए हम 1,00,000 रुपए का सामान बेचे और उस सामान को हम खरीदे थे 70,000 में, तो खर्चा कितना दिखाना पड़ेगा आपको? 70,000। जिस चीज को आप खरीदे हैं उस चीज को बेचे हैं। मतलब हम बोल रहे हैं बाबू कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके पास जो इनकम होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डेंट में उसका खर्चा भी होना चाहिए, तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम बोले अच्छा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डेंस में उसका खर्चा भी रिकॉर्ड करना होगा। हम बोले हाँ। मैचिंग मींस एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू विथ रिलेटेड एक्सपेंस। बोल रहे हैं जो इनकम होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका रिलेशन किसके साथ है? उसके एक्सपेंस के साथ है। बोल रहा है इसी कॉन्सेप्ट के कारण एडजस्टमेंट किए जाते हैं राइट ऑफ के, आउटस्टैंडिंग के और प्रीपेड के। तो जो भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वो किस कारण से? मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण से। कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा है इसलिए आपको करना पड़ रहा है। तो हम बोल रहे हैं सर मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली अगर बोला जाए तो बस इतना ही बात कह रहा है कि रेवेन्यू हमेशा मैच करेगा एक्सपेंस को। जो पैसा आप कमाए हैं उसको कमाने में जो खर्च हुआ होगा वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होगा। हम बोले हाँ। चलिए बेटे आगे बढ़े। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम बोल रहे हैं सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजैक्शन है डुअल इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में कितने हिस्से होंगे? दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। एसेट्स हमेशा क्या होगा? लाइबिलिटी के बराबर होगा। डेबिट आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, और डेबिट हमेशा क्या होगा? क्रेडिट के इक्वल होगा। सर ये सब बात हमें कब समझ में आएगी? बेटे जब हम लोग 11th में जर्नल एंट्री पढ़ लेंगे, लेजर पढ़ लेंगे, तब ये सब बात बेहतर समझ में आती है। लेकिन फिर भी अभी हम पढ़ाए हैं, हम एक बार फिर से कब पढ़ाएंगे आप लोग को? हम एक बार फिर से पढ़ाएंगे जब हम 11th के अकाउंट्स का हाफ सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तब जब हम इस पे फिर से बोलेंगे तो आप देखिएगा कि हाँ सर आप जो बात बोल रहे हैं डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटी सब समझ में आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। बोल रहा है कि एसेट्स के वैल्यू में अगर चेंज होता है तो उसको आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो रियलाइज होगा, मतलब वो आपको मिलेगा। अगर कोई चेंज करते हैं और आप उसको रियलाइज ही नहीं करा पाए तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। बोल रहा है किसी रेवेन्यू को आप तब मानिएगा कि वो रियलाइज हो गया है। कब मानिएगा कि रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा? तो हम बोल रहे बाबू जब मालिकाना हक सेलर से परचेजर को ट्रांसफर हो जाए और परचेजर इस बात के लिए लायबल हो जाए कि अब उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे सर रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है उसको कब मानिएगा कि अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? हम बोले हैं बाबू जब ओनरशिप, सामान का ओनरशिप सेलर से किसके पास चला जाए? परचेजर के पास, और परचेजर लीगली लायबल हो जाए उस अमाउंट को पे करने के लिए कि हाँ, जैसे 1 तारीख को एक कस्टमर आया, वो हमको ऑर्डर दिया, ठीक, 20 तारीख को हम सामान दे दिए और वो 25 तारीख को पेमेंट कर दिया। तो हम बोल रहे हैं सर 1 तारीख को वो ऑर्डर दिया तो उस समय तो आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते क्योंकि आप सामान दिए ही नहीं उसको। 20 तारीख को आप सामान दे दिए और 25 तारीख को वो पैसा दे दिया। तो बात उठता है कि सर रिकॉर्ड कब कीजिएगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे? हम बोले बाबू 20 तारीख को, क्योंकि पैसा जो है वो जरूर 25 को आया है, लेकिन 20 तारीख को हम सामान बना करके उसका ओनरशिप किसको दे दी? जो हमसे खरीदने कस्टमर आया था, परचेजर आया था, उसको हम सामान दे दिए। तो हम बोल रहे हैं सर ओनरशिप का ट्रांसफर 20 तारीख को ही हो गया
और 20 तारीख को ही वो लाइबल हो गया था किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो हम बोल रहे हैं सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होगा 20 तारीख को, ना कि 25 तारीख को। वही लिख के रखे, देखिए इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। पैसा मिलने से रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तब होता है, कब, जब सर आप सामान का डिलीवरी कर दीजिए और जिस आदमी को आप ओनरशिप दे दिए उसका टाइटल चला गया कि हाँ भाई अब ओनर वो है, तब वो लीगली क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा पैसा देने के लिए। तब आप उसका रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कि हाँ भाई अब हम लिख सकते हैं कि पैसा हमको लेना है। बात ठीक। मेटीरियलिटी क्या बोलता है, बोल रहा है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है all items having significant economic effect on the business should be disclosed in the financial statement। बोल रहा है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कोई बात इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको अकाउंट्स में लिखना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट का मतलब, हम बोले बेटे इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ऐसा कोई बात जिससे किसी दूसरे आदमी, किसी थर्ड पार्टी का डिसीजन मेकिंग में चेंजेज आ सकता है, डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट आ सकता है, तो उसको बोलते हैं मटेरियल चीज। जैसे मेरे बिजनेस में कुछ लोग पैसा लगाने वाले हैं और मेरे बिजनेस में एक केस चल रहा है, तो अगर सोचिए अगर हम उस केस के बारे में बता दिएंगे तो क्या वो आदमी फिर पैसा लगाएगा? हम बोले नहीं, फिर तो उसको डर हो जाएगा कि कंपनी पे केस चल रहा है, क्या पता आगे चल के कंपनी डूब जाए। तो हम बोल रहे हैं ये जो बात है इसी को बोलते हैं मटेरियलिटी, कि अगर कुछ चीजों को डिस्क्लोज करने से किसी तीसरे पार्टी का डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल, और वो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड एनी इनसिग्निफिकेंट आइटम विच ओनली इंक्रीजेज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट बट विल नॉट बी रेलिवेंट टू द यूजर्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज। बोल रहा है कि अगर कोई बात है जिसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उस बात से थर्ड पार्टी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही उसका डिसीजन में कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप उसको ना भी डिस्क्लोज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आती है? द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव टर्म, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट, कॉमन सेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट। बोल रहा है जो मटेरियलिटी का शब्द है वो बड़ा सब्जेक्टिव है, हो सकता है एक ही चीज दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हो, तो वो अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को मटेरियल मानेगा और किस चीज को इमटेरियल मान लेगा। तो वो उसके कॉमन सेंस, जजमेंट और डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, स्टेशनरी ट्रीटमेंट एज एक्सपेंस एंड नॉट एन एसेट्स। बोल रहे हैं जो कॉपी, पेन ये सब आप खरीदते हैं आप उसको खर्चा मानते हैं, ना कि एसेट्स मानते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि हाँ सर कि जो स्टेशनरी है वो एक्सपेंस है, जो कॉपी पेन खरीद के लाते हैं वो संपत्ति कैसे हो सकता है? हम बोले हाँ। अगला कंजर्वेटिज्म, वो क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म बड़ा सिंपल है बाबू। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस या फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट को आप मान नहीं सकते कि होने वाला है उसको आज रिकॉर्ड कर दीजिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, लेकिन भविष्य में होने वाला लॉस का रिकॉर्डिंग आज ही कर दीजिए। रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉस इन दी बुक्स बट अनसर्टन प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जो अनसर्टन है, आपको पता ही नहीं कब होगा। बात समझ में आ रही है बेटे? अरे हम बोल रहे हैं सर कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म इतना बोलता है कि जो भी एंटीसिपेटेड लॉस है जो आपको हो सकता है भविष्य में, उसको क्या बोलेंगे? जो भी एंटीसिपेटेड लॉस है उसको आज रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन जो भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये था कंजर्वेटिज्म। बोले अच्छा आगे बढ़िए सर। बोले हाँ बाबू आओ। अगला कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस जो है विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। बोल रहा है बिजनेस जो है बहुत ही लंबे समय तक, अनंत समय तक चलता रहेगा, ये इस कॉन्सेप्ट का मानना है। इट इज अज्यूम दैट द इंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू वाइंड अप द ऑपरेशन। बोल रहा है कि ये माना जाएगा कि कोई भी बिजनेस
जो है वो अपना बिजनेस ना तो बंद करना चाहता है, ना ही कोई उसका ऐसा इच्छा है बंद करने का। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई बिजनेस जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, ना ही वो आज बंद, अभी उसका मन है बंद करने का, और ना ही उसका कोई इच्छा है बिजनेस के ऑपरेशन को क्लोज करने का। हम बोले अच्छा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the financial statement and draw the conclusion about the working of the enterprise. Consistency क्या बोलता है बाबू? Consistency आपको बोलता है कि अगर जब अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए हर साल। आप बार बार उसके मेथड्स में चेंजेस मत लाइए, वरना अगर आप चेंजेस लाएंगे तो मैनेजमेंट कंपेयर कैसे करेगा? तो कंसिस्टेंसी बोलता है कि अकाउंटिंग के मेथड ईयर टू ईयर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं सर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं पहला साल में स्ट्रेट लाइन, तो अगले साल भी क्या लगाइएगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन फिर डब्ल्यूडीवी फिर स्ट्रेट लाइन फिर डब्ल्यूडीवी, ऐसा करिएगा तो जो मैनेजमेंट है वो कंपेयर नहीं कर पाएगा कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो कंसिस्टेंसी बोलता है कि हर एक बिजनेस में जो मेथड फॉलो किए जाएंगे अकाउंटिंग के वो कंसिस्टेंट होने चाहिए हर एक साल, ईयर टू ईयर कंसिस्टेंस एक जैसे होने चाहिए। ये बोलता है कंसिस्टेंसी का रूल। एग्जांपल दिए बाबू, डेप्रिसिएशन मेथड। लास्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हम बोले सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस हमेशा रिकॉग्नाइज करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एज दे आर अर्नड, जैसे ही वो कमाए जाएं या फिर जैसे ही वो खर्च हो, इनकर्ड, एंड नॉट ऑन रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस। मतलब सर सुनो, हम बोल रहे बेटे मैंने सामान उधार में बेचा 10,000 का, तो जब हमको लिखना होगा कि रेवेन्यू कितना है तो हम बोलेंगे 10,000। हो सकता है वो पैसा अभी ना मिले, कभी और मिले, लेकिन रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके अर्न होने के। कमाए कितना है? 10,000। मिले बाद में वो अलग बात है, कितना मिलेगा वो अलग बात, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 10,000। तो हम बोल रहे हैं सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा उनके कमाने या खर्च होने के अकॉर्डिंग, ना कि उनके मिलने और होने पर। मतलब मान लीजिए हमको 10,000 का हम सामान बेचे तो रेवेन्यू 10,000 है, हो सकता है पैसा आपको 5,000 मिला हो, बाकी का 5,000 बाद में मिलेगा, लेकिन इनकम कितना है आपका, रेवेन्यू कितना है आपका? तो हम बोल रहे हैं 10,000। एक स्टाफ को सैलरी देना है 2,000, हो सकता है आप उसको ना दिए हो, तो रिकॉर्ड कितना होगा खर्चा? 2,000। हो सकता है कि वो 2,000 में से आप अभी 1,000 दिए, बाकी का 1,000 बाद में देंगे। तो कभी भी रिकॉर्डिंग एक्चुअल रिसिप्ट या एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से नहीं होगा कि हम कितना मिला है एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके हिसाब से नहीं, कितना जनरेट हुआ, कितना लेने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम 10,000 का सामान बेचे हैं बाबू, तो हमको रिकॉर्ड भी कितना करना है? 10। हो सकता है वो पैसा आपको 10 ना मिला हो, अभी 8 ही मिला है, 5 ही मिला है, तो मिलने के हिसाब से नहीं, जनरेट कितना हुआ, अर्न कितना किए, लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल कितना बन चुके हैं 10,000, तो आपको रिकॉर्ड कितना करना पड़ेगा? 10,000। सेम बात खर्चा के लिए, एक्सपेंस के लिए। मान लीजिए एक खर्चा हुआ है, हम स्टाफ को सैलरी देना है 2,000, तो देना कितना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना का लेना पड़ेगा? 2,000 का। हो सकता है अभी आप 1,000 रुपया दिए, बाकी 1,000 बाद देंगे। तो अकाउंट्स के बुक में जो रिकॉर्ड होगा वो जो पेमेंट की वो नहीं होगा, जो उसका बनता है कितना, 2,000 रुपया, उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि पेमेंट को रिकॉर्ड करना। यही बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो ये था हम लोग का इसके ऊपर बात। चलिए आज का क्लास खत्म होता है बाबू। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे 11th की और भी कई सारी बातें आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। चलिए थैंक यू एवरीवन, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।